हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज ये डेटा स्ट्रक्चर की एरे की फर्स्ट क्लास है। इसके पहले आपको हमने डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन और उसके बारे में सारी चीज़ें बता रखे हैं। बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर ही मैक्सिमम जितने डेटा टाइप्स होते हैं उनका उपयोग हम डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं, प्रिमिटिव का भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली फोकस किया जाएगा यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो उसमें का सबसे पहला पार्ट यहाँ पे एरे है। एरे को हम यहाँ आज शुरू करते हैं। एरे की ऑलरेडी पहले भी हमने आप लोगों को एक डिफिनीशन बता रखे हैं कि एरे क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है और क्यों उपयोग किया जाता है। तो आज इसी एरे के बारे में हम संक्षिप्त से और बहुत ही अच्छी तरह इसको एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, किससे इसका हम प्रोग्राम में उपयोग करेंगे। तो ये बेसिक टास्क ऑफ एरे प्रोग्रामिंग में क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी डिफिनीशन हम एरे के बारे में बात करते हैं और बताते हैं। जैसे हमने एरे के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट, ठीक, विच कैन स्टोर एंड अरेंज द एलिमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एरे जो होता है सिमिलर टाइप डेटा एलिमेंट का कलेक्शन या समूह होता है, ठीक है, जो कि डेटा को स्टोर करता है और उनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए उसका उपयोग करता है। अरेंज का मतलब उसको एक ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए होता है। इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं जिन पे हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरे की एक छोटी सी 2 लाइन की डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद हम उसके आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ लुक हियर, ठीक है। हमने एरे को यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन किया। एरे क्या होता है? एरे सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट का कलेक्शन होता है या हम समूह कह सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बात ऑलरेडी पहले भी हमने एरे के बारे में और कुछ भी चीज़ें बता चुके हैं। थोड़ी सी और चीज़ों को हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं। आज हम आप लोगों को ये बताते हैं एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम में यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अब दिखाते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एरे को डिनोट कैसे करते हैं, ये saरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक करते हैं एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन, एरे को जब डिक्लेयर करना होता है तो इसको एज हम एक वेरिएबल की तरह ही क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल int array1 तो ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन। इस तरह से हम एरे को अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर्ड करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में अभी तो हमने ये डिक्लेरेशन डायरेक्ट प्रोग्राम में आप लोगों को डिक्लेरेशन बताया कि आप कुछ चीज़ें समझ में आए कि प्रोग्राम में हमने कैसे इसे डिक्लेयर करना है। अब हम इसके फार्मूला एक सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि एक्चुअल में कोई भी एरे कैसे भी डिक्लेयर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे int लिखा जो कि एक डेटा टाइप है।
ये हमने एरे 1 लिखा, ये ज़रूरी नहीं है एरे 1 ही हो। यहाँ पर हम ये वेरिएबल नेम दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जिस तरह से हम वेरिएबल का नाम देते हैं। जो भी प्रोटोकॉल्स बने हैं एरे के लिए, वेरिएबल्स के लिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस सिंबल का यूज हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे जो हमने 10 लिखा है ये एरे की साइज़ को बता रहा है, ठीक है। अब इस सिंबल को क्या कहते हैं, 10 को यहाँ पे हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इसको हम बताते हैं यहाँ पे एज ए सिंटेक्स ऑफ एरे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ ही हम इस एग्जाम्पल को अरेंज करते हैं, और यहाँ पे अब सिंटेक्स अकॉर्डिंग एरे को समझते हैं। उसके बाद इसको आगे देखते हैं। सिंटेक्स ऑफ एरे, एरे का सिंटेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एरे नेम, एरे नेम ये इसके लिए होता है। और यहाँ पे ब्रैकेट में साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंटेक्स ऑफ एरे लिखा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, etc। यहाँ पे वेरिएबल नेम, कहने का मतलब जिस नाम से हमें एरे को डिक्लेयर करना, या हम उसे एरे नेम बोलें या वेरिएबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखा और इसे ब्रैकेट में एरे नेम दिया। ये दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, वो हैं वेरिएबल को, या हम एरे नेम कहें या फिर वेरिएबल नेम कहें, ठीक। उसके बाद ये ब्रैकेट नेसेसरी नहीं होता जिसमें एरे ऑफ नेम हमने दिया है, और ये यहाँ पे हमने साइज ऑफ एरे में जो डिक्लेरेशन दिया है इस ब्रैकेट में, जिसे आप कॉमनली समझते हैं, जिसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, उसे हम यहाँ पे किसी और नाम से जानते हैं, जिसे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, और इस ब्रैकेट को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इतनी चीज़ें देने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन से हम इसको क्लोज करते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार हम और भी नेम ऑफ वेरिएबल्स या एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हमारी आवश्यकता हो, ठीक है। तो ये हो गया सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह हम अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं। ऑलरेडी पहले ही हमने एग्जाम्पल में ये चीज़ बता रखी है। अब यहाँ पे डिक्लेयर करके तो हो गया। अब इनिशियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बताते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एरे के इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे करते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम डेटा टाइप बताएंगे, जैसे INT, देन वेरिएबल नेम या एरे नेम। तो यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे किसी मार्कशीट में हम बनाना है और उसमें हमें वेरिएबल एरे टाइप का क्रिएट करना है, तो हम मार्क्स के नाम का एरे या वेरिएबल नेम ले लेते हैं, और उस मार्क्स में कितने नंबर ऑफ मार्क्स हम इसमें देना चाहते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट को डिक्लेयर करना चाहते हैं मार्क्स के लिए, या यहाँ पे मार्क्स की जगह हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। जिसे हम 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं और 12th में 5, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को यहाँ पे डिक्लेयर करें। तो हम यहाँ पे मार्क्स की जो साइज़ है यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं 5। तो ये हो गया साइज ऑफ एरे। तो कॉमनली देखा जाए तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हुआ।
जहाँ पे हम ये बता रहे हैं। अभी हम सिर्फ उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं इनिशियलाइजेशन, कोई वैल्यू इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम इसका प्रोग्राम में यूज करेंगे तो किस तरह एरे में किसी भी वैल्यू को हम इनिशियलाइज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो आप इसको समझिए। यहाँ पे इंटीजर को हम यहाँ पे डेटा टाइप कह सकते हैं, ठीक है। और ये मार्क्स जो है हमारा एरे नेम है, एरे नेम है। और ये 5 जो है यहाँ पे साइज ऑफ एरे है, साइज ऑफ एरे है। और ये जो है सबस्क्रिप्ट ऑफ सिंबल एरे है, स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हम समझते हैं, क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एरे के इंडेक्सिंग से कैसे शुरू होता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। यहाँ पे हमने मार्क्स 5 दे दिया, तो किस तरह इस साइज़ को हम यूटिलाइज करके अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बताया एरे हमारा इनिशियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जो इंडेक्सिंग बेस पे वर्क करता है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे एक एरे ले लिया, INT मार्क्स, और इसकी साइज हमने यहाँ पे 5 रख दी। अब जब हम इसे अपने प्रोग्राम में इंटरनल प्रोसेस में और अच्छी तरह समझाना चाहते हैं, इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करके बताते हैं। ये हमारा मार्क्स हो गया, किस तरह ये इंटरनली प्रोसेस होकर वर्क करता है, एक ही वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यू को हम कैसे स्टोर करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इंडेक्स बनाया 0 1 2 3 एंड 4। देन उसके बाद इसमें एक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं हमने 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जितने नंबर ऑफ इंडेक्स हैं, ईच इंडेक्स का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ लोकेशन होता है, जिसका यूज मेमोरी में प्रोग्राम में होता है, जो मेमोरी में क्रिएट होता है, जो इसी इंडेक्सिंग और ईच इंडेक्सिंग के लोकेशन के अकॉर्डिंग ही उस वैल्यू को ये एक्सेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंडेक्सिंग का जैसे मान लिया हमने, इसका यहाँ पे एड्रेस ये हो गया 2 2 4 6 ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 से लेके 4 जो डिक्लेयर किया, इसे हम इंडेक्स कहेंगे। और ये जो वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर्ड हुई है, इन्हें वैल्यू ऑफ एरे कहा जाएगा, वैल्यू इन एरे, वैल्यू इन एरे। और ये एरे वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया मार्क्स 5 ये दे दिया, तो ये किस तरह ट्रीट कर रहा है, किस तरह प्रोग्राम में इसका यूज होता है, इसको एक्सप्लेन करके हमने यही बताया। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, इस मार्क्स में 5 वैल्यू एक वेरिएबल पे कैसे स्टोर हो रही हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो हम जैसे ही वेरिएबल को हमने एरे टाइप का बनाया और इसकी साइज़ हमने 5 बताया, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस वेरिएबल पे हम 5 वैल्यू को, इंटीजर टाइप की 5 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो वो कैसे, यहाँ पे बताया गया इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ही ये मल्टीपल वेरिएबल में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, जो इंटरनली प्रोसेस होता है। यही एरे का एडवांटेज है। तो
तो मार्क्स नाम का ये वेरिएबल मार्क्स 0 क्रिएट हुआ और ये 10 इनिशलाइज हुआ। मार्क्स 1 इसके बाद ये इनिशलाइज होगा, उस पर 20 लेगा, फिर 2 3 इस तरह लिया, तो ये इंडेक्स हो गए जो इस वेरिएबल को मार्क्स वेरिएबल को अलग अलग ट्रीट कर रहा है। और अलग अलग वेरिएबल ट्रीट होने की वजह से इस पर अलग अलग वैल्यू को हम होल्ड करा सकते हैं। और जितने भी ये इंडिविजुअली इंडेक्स के साथ ये वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, उन सभी का अपना एक अलग मेमोरी लोकेशन होता है, जिनके द्वारा हम अलग अलग वैल्यू को इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने 2002, 2004, 2006, 2008 इस तरह से हमने दिया है। ये जो डिक्लेयर किया है हमने, ये मेमोरी लोकेशन ऑफ दिस वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि हम इस वेरिएबल के इस लोकेशन पे ये वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें इस इंडेक्स की और इस एड्रेस की भी आवश्यकता होती है इस वेरिएबल के लिए। इंडेक्स को तो हम यूजर व्यू के कॉन्सेप्ट में फ्रंट पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो एड्रेस है इसका एड्रेस हम इंटरनली ही एक्सेस करते हैं या सिस्टम हमारा उसको ऑपरेट करता है। इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग इस 10 वैल्यू को ये एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हमने यहाँ पे दिया है, ये इंडेक्स और एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको एक्सेस किया जाता है और यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया इस तरह से। अब हम थोड़ा सा सेपरेट करके इसको बताते हैं, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ही डिक्लेयर किया और सबको इस तरह कैटलॉग बना के हमने आपको दिखाया। जहाँ पे हमने इंडेक्स को अलग बताया, इसमें वैल्यू भी है और वैल्यू के साथ साथ इसमें हमने इसके एड्रेस को बताया। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे और बताते हैं कि अब इसको अगर हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, कितने टाइप्स आप कितने तरीके से मतलब हम इसको इनिशलाइज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू यही चीज़ और इनिशलाइजेशन हम दिखाते हैं। एरे को हम अपने प्रोग्राम में कितने टाइप से यूज कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे मार्क्स 10 है और इसमें अगर हमें कोई भी वैल्यू इनिशलाइज करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो ये तरीका एक यहाँ पे ये होता है, फर्स्ट मेथड ऑफ इनिशलाइजेशन। मेथड ऑफ इनिशलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड ऑफ इनिशलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं एरे में, इसको इस तरह करते हैं हम, मार्क्स एरे सिंबल के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स बताएंगे और इक्वल टू यहाँ इनिशलाइज वैल्यू बताएंगे। हमने यहाँ पे 10 दिया और ये सेमीकोलन। इसी तरह हम सबको डिक्लेयर करते हैं, जो एक ही वेरिएबल को अलग अलग तरीके से ये ट्रीट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को होल्ड करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। एंड 2 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एरे को एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को इस पे होल्ड करा है। इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा इंडेक्सिंग में अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पे हमने साइज 5 बताया है और यहाँ पे लास्ट में हमने साइज में 4 ही दिया है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ऑलरेडी हमने जो मार्क्स के डिक्लेरेशन या इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग जो किया है 0 से, और ये डिफ़ॉल्ट होता है एरे में, डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग ऑफ एरे 0 से होता है। तो हमने वही 0 किया है। अगर यहाँ 0 से आप काउंट करेंगे तो 4 तक आपको 5 मिलेंगे। और इस चीज़ को एक्यूरेट हम अपने प्रोग्राम में लाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर अगर कोई कंडीशन मिल जाती है लेस देन इज इक्वल टू की, तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो जो भी वेरिएबल में वैल्यू होगी
अगर हम क्या कहते हैं लेस देन 5 कर देते हैं तो ऑलरेडी ये 5 से एक लेस चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता, इक्वल की कंडीशन में हम चलाते हैं तो ध्यान रखिए हमेशा 5 - 1 हम कर देंगे। ये ऑलरेडी वैल्यू अगर हम साइज वेरिएबल में ले रहे हैं तो जो भी वेरिएबल नेम होगा उस वेरिएबल नेम के साथ 1 माइनस कर देंगे तो ये एक्यूरेट अपनी वैल्यू इक्वल बराबर लेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर हमने यहाँ पे साइज 5 दिया है तो आप ये समझिए कि 0 से हमने स्टार्ट किया 4 तक। इसको कैजुअली अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 5 डिजिट आएंगे और 5 वेरिएबल्स इसने क्रिएट किए। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स 0, मतलब ये 0 कोई मार्क्स नहीं है बल्कि ये इंडेक्स बता रहा है, इसके इस वेरिएबल को सेपरेट कर रहा है एक लोकेशन पे और इसी के अकॉर्डिंग एक अपनी लोकेशन भी बन रही है। मतलब इन वेरिएबल के नेम देखने में सेम है लेकिन इसको एक एक को अपने आप को ये सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सारे वेरिएबल एक ही वेरिएबल ना होके ये अलग अलग हो जा रहे हैं। जैसे कि हम कैजुअली इंटीजर टाइप में नॉर्मली आपने 5 सब्जेक्ट्स ऑफ मार्क्स के प्रोग्राम बनाए होंगे तो मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 इस तरह से दिया होगा, या सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो जिस तरह सब्जेक्ट तो कॉमन है लेकिन उसकी नंबरिंग चेंज होने से वो वेरिएबल नेम चेंज होते गए, उसी तरह ये एरे भी होता है। नाम तो देखने में एक है लेकिन इंडेक्सिंग भी वहाँ पे साइज बता देते हैं। ये सब हाईलाइटेड भी होती हैं कहीं और कहीं हाइड भी होती हैं, लेकिन ये इंडेक्सिंग काम करती है। इसी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल क्या होता है, सेपरेट होके इन वैल्यूज को होल्ड करता है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने कैसे 0 पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30 और 3 पे 5 पे 50 ये वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया। ये तो 5। इसी के साथ हम यहाँ पे सेकेंड मेथड्स का भी यूज करते हैं कि हम सेकेंड तरीके से एरे में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड मेथड ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन। ओके, नाउ लुक हियर। तो अभी हमने इस तरह से डिफाइन किया। तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ टाइम तक वही वेरिएबल्स नेम बार बार लिखने पड़े। अब हम चाहते हैं ना अब हमें इसी तरह से डिफाइन करना है तो हमें इंडेक्सिंग भी ना देना पड़े और इतने नंबर टाइम ऑफ मार्क्स ना देना पड़े। तो इस मेथड से सेकेंड मेथड ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, तो हम उसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल int मार्क्स। ओके, और यहाँ पे हम इसकी साइज भी बताएंगे, हमने बता दिया। इतना बताने के बाद हम उसमें अब सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को एंड नहीं करेंगे बल्कि इसी के आगे बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं और हमने लगाया इक्वल साइन और यहाँ पे हमने लिया कर्ली ब्रेसेस और इसमें वही वैल्यू को हम कामा करके यहाँ पे इनिशियलाइज करते जाएंगे। ओके, ये सेकेंड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन एरे है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम तरह से हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर किया है, क्रिएट किया है, उसी तरह यहाँ पे क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में हमने किया है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार के इनिशियलाइजेशन से और सेकेंड मेथड ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन में हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि हमें नंबर ऑफ टाइम तक उसी वेरिएबल्स नेम को बार बार लिखना नहीं पड़ा और ना ही उतने नंबर टाइम आप तक अलग अलग इंडेक्स को बताने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि नंबर टाइम ऑफ तक अगर आप वेरिएबल नेम नहीं लिखते, इंडेक्सिंग नहीं डिफाइन करते तो इन सब के जो होने वाली एरर्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेक्स, इन सब एरर से हम बच जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एरे को क्रिएट किया और सीधे कर्ली ब्रेसेस में उन वैल्यूज़ को देते हैं जिन वैल्यूज़ को हमें एरे में स्टोर करना है। अब आप सोच रहे हैं कि इसकी इंडेक्सिंग को कैसे ये फैच करेगा, तो हमने ऑलरेडी इसमें पहले ही बता रखा है कि अगर हम इन इंडेक्सिंग को नहीं बताते
और इस तरह से अगर हम डिक्लेरेशन अपने एरे का करते हैं तो हमारा एरे बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हुए और ये जितने नंबर ऑफ साइज़ तक हमने यहाँ पे मार्क्स में साइज़ दिया है उतने तक ये चलते हुए उन वैल्यू को अपने में फेच कर लेगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर ये क्लियरेंस हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक लाइन में हम यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देते हैं एरे का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है एरे का एडवांटेज तो आपको मालूम हो गया कि अगर हम किसी प्रोग्राम में एक ही तरह के वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल बना के होल्ड कराते हैं या यूज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एरेज का यूज करके और हम एक ही वेरिएबल बना के नंबर ऑफ साइज डिक्लेयर करके उन वैल्यूज को उस प्रोग्राम में अपने यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ़ टाइम तक हमें अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम एरर से बच जाते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम भी हमारा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम अलग अलग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल मेमोरी में स्पेस क्रिएट करते हैं और वो कोई निश्चित नहीं होता कि एक के बाद एक ही लोकेशन या एक सीक्वेंस में वो अपने आप को एडजस्ट करें। लेकिन जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो एरे का जब क्रिएशन होता है तो मेमोरी लोकेशन में तो वो एक सीक्वेंस में होता है, जो कि हमारे डेटा हमारा एरे या एरे जो होता है क्रिएट होता है मेमोरी में लोकेशन उसका, तो एक इंडेक्स या एक सीक्वेंस में होता है। तो कहने का एग्जांपल आप इस तरह एरे को भी समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आप अकेले स्टूडेंट हैं और अलग अलग चीज़ें आपके क्लास में अलग अलग जगह रखी हैं, न कि एक जगह एकत्रित हैं या एक सीक्वेंस में हैं। तो आपको उन चीज़ों का उपयोग करना है, तो आपको एक चीज़ को उठ के यहाँ से लेना पड़ेगा, एक उस कोने से लेना पड़ेगा, एक उस कोने से। तो देखा जाए तो आपको उस कार्य को या उस टास्क को करने में नंबर ऑफ टाइम लग रहा है, मतलब अधिक से अधिक प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, यानी उस कार्य को करने में आप अधिक समय ले रहे हैं। अगर वही जितनी चीज़ों को आप अलग अलग जगह जाके उठा रहे हैं, अगर उन्हीं चीज़ों को अरेंज ऑर्डर में एक ही जगह एडजस्ट करके रख दिया जाए तो एग्जीक्यूशन टाइम में प्रोसेसर को मल्टीपल लोकेशन पे या डिस्टेंस ऑफ लोकेशन पर जाके डेटा को कैप्चर करने में जो समय लगता है वो बच जाएगा। तो जब सीक्वेंसली उस डेटा को उठाएगा तो टाइम भी कम लगेगा। तो इससे थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो भी इम्प्रूव कर जाती है। ठीक, इसी के साथ हम एरे के बारे में एक और बात करते हैं। एरे के बारे में एक ही बात ये करते हैं कि एरे हमारा लिमिटेशन में होता है। ठीक है, इसकी साइज़ में लिमिटेशन होता है, इसमें कुछ इंडेक्सिंग ऑफ वैल्यू मेमोरी लोकेशन में जो होते हैं, हमारे लॉसेस क्या होते हैं। बेनिफिट तो हमें पता चल गया कि बेनिफिट क्या है। अब लॉस क्या है एरे में? एरे का लॉस ये है कि जैसे हमने यहाँ पे एरे बनाया, एरे हमने बना दिया स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कैरेक्टर लिया और यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे दिया, यस नेम, और हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इसकी साइज 100, क्योंकि आपको ये पता होगा जब भी हम कैरेक्टर में कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है और इस तरह से देते हैं तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट देंगे एक एक कैरेक्टर के लिए एक एक इंडेक्सिंग क्रिएट करता है। हमने इसको 100 में बना दिए तो ये मेमोरी में ये ब्लॉक क्या करेगा, 100 ऑफ ब्लॉक्स बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, 100 ऑफ ब्लॉक्स बनाएगा। तो इन ब्लॉक्स में इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जैसे बना 0 1 2 3 so on and 100 ऐसा। और हम जिस यूजर का नाम इसमें देना चाहते हैं उसका नाम कितना बड़ा हो, मान लो जैसे हमने दे दिया राजू, अब बाकी जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, एम्प्टी रह गए। तो इस केसेस में क्या होता है, हमारा एरे एग्जीक्यूशन टाइम में उस नंबर ऑफ टाइम तक के ब्लॉक इंडेक्सिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन को भी रिजर्व रखता है। तो ये थोड़ा सा इसमें हमें एरे में लॉसेस मिलते हैं। इसीलिए आगे चल के इस प्रोग्रामिंग को और इम्प्रूवमेंट किया गया। इसी एरे कॉन्सेप्ट को हम डायनामिक तरह से यूज करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने बता चुके हैं कि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में किन किन चीज़ें आती हैं। जैसे हमने बताया स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट।
तो उनका जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसी हमारी आवश्यकता होती है अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसकी साइज़ को बढ़ाते जाते हैं और घटाते जाते हैं। ऑलरेडी ये लिमिटेशन हमने पहले भी एरे में बता रखा है कि जैसे हमने यहाँ पे एरे की साइज़ को डिक्लेयर कर दिया तो एग्जीक्यूशन टाइम में हम इसकी साइज़ को ना तो बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हों तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक सारी चीज़ें बेसिक बताई, एरे के डिक्लेरेशन बताया, हाँ, और एरे का इनिशियलाइजेशन बताया हमने, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अभी हम इसमें प्रोग्राम में न चल के इसके टाइप्स में चलते हैं। टाइप्स के बाद ही हम यहाँ प्रोग्राम पे भी आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देते हैं हम टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरे की बात करते हैं तो यहाँ पे एरे हमारा जो होता है 2 टाइप्स का होता है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, फर्स्ट इज 1 ठीक है, तो यह हमने इसको बताया 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल। मोस्टली ये 2 ही होते हैं। उसके बाद इसको हम और भी सेपरेटेड आप सबस्क्रिप्ट का यूज करके जिसे मल्टी डायमेंशनल एरे में भी यूज करते हैं, जिससे हम 2 डायमेंशनल एरे करते हैं। 1 डायमेंशनल एरे को हम सिंगल डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल एरे और 1D एरे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 तरह से इसके नामों को हम संबोधित कर सकते हैं या बता सकते हैं। 1D एरे और 2D सिंगल डायमेंशनल एरे और 1D एरे। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशनल एरे या 1D को हम 3 नामों से इस तरह से जान सकते हैं। इसमें ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं अगर 1D एरे लिखा है तो ये क्या है, या सिंगल डायमेंशनल एरे लिखा है तो क्या है, और 1 डायमेंशनल एरे है तो क्या है। ये तीनों एक ही मेथड हैं एरे के, जिसमें सिंगल एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है या संबोधित करते हैं इससे हम। इसी तरह यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल इसे एरे, और इसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिसेस भी कहते हैं। ठीक है,
इतनी चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम अब आ जाते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे या वन डायमेंशनल एरे के ऊपर। ठीक है, तो वन डायमेंशनल एरे के बारे में बात करते हैं, इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद एज अ डेफिनेशन ही आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। ऑलरेडी हमने एरे की डिफिनीशन बता रखे हैं। अब वन डायमेंशनल एरे को हम यहाँ पे सीधे तौर पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि किस तरह हम वन डायमेंशनल एरे का अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इसका सिंटेक्स यहाँ पे डेटा टाइप वेरिएबल नेम एंड साइज ऑफ एरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम सी प्रोग्रामिंग में इसका बताने चल रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिए कैसे हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं और प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो हम यहाँ ऑलरेडी हेडर्स फाइल्स आप जानते ही होंगे, खैर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों में। इंक्लूड conio.h include यहाँ पे ये देखिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं टर्बो सी पर तो हमें ये हेडर्स फाइल्स मेंशन करना मस्ट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे आगे मेंस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सॉरी वाइड मेन। और जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ये आपको पता ही होगा कि फंक्शन के आगे हम ये मेथड सिंबल लगाते हैं। और जब भी किसी फंक्शन की हम डिफिनीशन नीचे देते हैं तो यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते। अगर हम सेमीकोलन का यूज करते हैं तो फंक्शन वहीं पे टर्मिनेट कर जाता है, जो हमें एक एरर देता है। ऐसा हम तब करते हैं जब हम फंक्शन को एज अ प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, मतलब ये पहले ही उसका डिक्लेरेशन कर देते हैं, बाद में उसका इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन की डिफिनीशन देते हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने लिया int। यहाँ पे हम आपको जैसे हमने पहले ही बताया है एग्जाम्पल में एरे के मार्कशीट को, तो एक छोटा सा मार्कशीट का ही प्रोग्राम हम बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। और देखिए तो यहाँ पे हमने ले लिया एक मार्क्स न लेके हम यहाँ पे ले रहे हैं सब्जेक्ट, जो ज़्यादा सूटेबल वेरिएबल नेम है। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया और इस सब्जेक्ट में हमने 5 दे दिया। कहने का मतलब एक ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें हम 5 सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे क्या करेंगे,
इनपुट करेंगे और उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। इस प्रोग्राम को हम कितने तरह से एरे के कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं, उस तरह से 2-3 प्रकार जो भी हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यह ध्यान देते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये वैल्यू डिक्लेयर कर रखा है। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने दे दिया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड में हमने इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल को असाइन किया है और वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से किया, तो सब्जेक्ट ये 20 एंड subject 2 as a index, तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट मेथड एरे इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे साइज बताया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम तक हमने उस वेरिएबल नेम का यूज किया है और एक एक करके हमने इंडेक्स के अकॉर्डिंग सब पर हमने वैल्यू होल्ड किया है। तो ये चीज़ें क्लियर। तो कहने का मतलब है कि इस एरे वेरिएबल पे हमने वैल्यू को होल्ड करा दिया है। अब इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। इसी के आगे इधर ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट इधर हो गया। तो यहाँ पे अभी हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट ऑफ, और हमने यहाँ पे दे दिया सब्जेक्ट वन इक्वल %साइन ऑफ टी और सब्जेक्ट 0। देन सेकेंड ये जितने नंबर टाइम ऑफ वेरिएबल हमने यहाँ पे दे रखा है उतने ही टाइम तक हम इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा रहे हैं इंडिविजुअली। इसको हम एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं कुछ फॉर्मेट कैरेक्टर्स का यूज करके, लेकिन अभी हम इस तरह से देखते हैं, आगे उसको भी बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट हो गया एरे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक ही वेरिएबल ने यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है और इसी एक वेरिएबल पे हमने 5 अलग अलग वैल्यू को होल्ड कराया है।
ये भी आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कैसे किया, क्योंकि इनके इंडेक्सिंग वैल्यू जो है अलग हैं और यही इंडेक्सिंग वैल्यू इस एक वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर रही है, जिससे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि इस पर अलग अलग वैल्यू को हम होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वैल्यू का इनिशियलाइजेशन तो कर दिया। ठीक, अब यही इनिशियलाइजेशन की गई वैल्यू को हम आगे आउटपुट में यहाँ प्रिंट कराते हैं। जैसा कि अगर इसके पहले आप प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके होंगे या जानते होंगे, फॉर्मेट कैरेक्टर्स का हम यूज करते हैं। फॉर्मेट कैरेक्टर मतलब किसी विशेष प्रकार के डेटा टाइप को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल बनाए हैं, तो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए %d फॉर्मेट कैरेक्टर का यूज किया जाता है। मतलब ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट 1 दिया, सब्जेक्ट 1 एंड %d। ये %d क्या कर रहा है, इसके में पड़ी हुई इंटीजर टाइप की वैल्यू को ये प्रिंट करने में हेल्प प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 0 ये हमारा मैसेज हो जा रहा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे 1 हमने जो दिया है ये मैसेज हो रहा है। यहाँ हम कुछ भी दे सकते हैं, ये कांस्टेंट है, जैसा देंगे उसी तरह ये प्रिंट करेगा। और डायनामिक टाइप में ये है कि ये यहाँ पे एक वेरिएबल है, इस पे पड़ी हुई वैल्यू जो होगी वही प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने दिया सब्जेक्ट 0, सब्जेक्ट 0 ये इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू वहाँ पे होगी उसी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूट कराते हैं या रन कराते हैं तो हम आउटपुट इधर रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के बाद रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम हमारा जैसे ही रन करता है तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेज इंटरनली होता है, इंटरनली उन डेटा को फेच कर लेगा और उसके बाद सीधे ये प्रिंटअप पे आएगा, इस लाइन को रीड करेगा और सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट 1 प्रिंट कर देगा, सब्जेक्ट 1 इक्वल। ये हमें ध्यान देना है थोड़ा सा, फॉर्मेट कैरेक्टर के बाद हम /n फॉर्मेट का यूज कर लेंगे, नहीं तो एक सीक्वेंस में ये डेटा को प्रिंट करेगा। इसमें हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। /n, ठीक, दैट इज क्लियर। तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट 1 प्रिंट किया उसके आगे ये इक्वल साइन, फिर आया %d। तो %d आने पर ये समझ गया कि इसी वेरिएबल को बताया जा रहा है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 0 हमारा क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिस पे कोई वैल्यू होल्ड करा रखा है। वो कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आप देखिए यहाँ पे 10। तो इसी वैल्यू को उठा कि ये इंडेक्स 0 के अकॉर्डिंग इसके सामने इस तरह ये प्रिंट कर देगा। जैसे ही प्रिंट करेगा और आगे बढ़ेगा तुरंत इसको यहाँ पे /n मिलेगा और यहीं से हमारा कर्सर जो है नए लाइन पर रोटेट कर जाएगा और कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे तो दूसरे लाइन पे पहुँचते ही प्रिंटअप नया मिला फंक्शन, इसमें भी हमने एक मैसेज दे रखा है सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2। और इस सब्जेक्ट 2 पे आते हैं फिर वही फॉर्मेट कैरेक्टर, ये इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया है इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 पे देखेंगे हम कौन सी वैल्यू पुट किए हैं, ये सब्जेक्ट 1 इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 पे सॉरी 20 है, तो यहाँ पे ये 20 को प्रिंट करेगा। आगे बढ़ता है तुरंत इसको यहाँ भी /n, इसी तरह ये क्या करेगा, एक एक वेरिएबल पे पड़ी हुई वैल्यू को 1 बाय 1 ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट मेथड ऑफ एरे का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है इस मेथड में तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको ये फर्स्ट मेथड का जो हमने एग्जाम्पल बताया एरे का ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही क्लियर है सारी चीज़ें। अब इसी में हम थोड़ा सा एडिटिंग करके इसी प्रोग्राम को हम सेकेंड मेथड ऑफ
ऑफ एरे का इनिशियलाइजेशन बताते हैं कि सेकेंड मेथड से भी हम अपने एरे में वैल्यू किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको देखना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो हम उसको समझते हैं और देखते हैं। हमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं करनी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम इसको और इधर से करते हैं जिससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो, दिखें लिखें तो। वाइड मेन हमने ये ब्रैकेट्स लगाया। अब हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे int सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने दे रखा साइज। जैसे हमने इनिशियलाइजेशन एज ए सिंटेक्स आप लोगों को बताया था कि इक्वल साइन लगा के उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने उस वैल्यू को डिफाइन कर दिया था, वो ऑटोमेटिकली उनने इंडेक्स के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है, फेच कर लेता है। उसी तरह हम इसमें करेंगे। तो हमने दिया क्या था उसमें सेकेंड मेथड में, यहाँ पे सब वेरिएबल नेम इक्वल साइन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया 10 और 20 30 40 एंड 50, ये हमने क्लोज किया। और ये ठीक है। तो बस इतना ही करना था और हमें कुछ भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना। तो इससे आपको समझ में आया कि इस तरह देखिए इतने नंबर ऑफ लाइन प्रोग्राम लिखने से हम बच गए, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोग्राम में हम बढ़ाते हैं नंबर ऑफ लाइन प्रोग्राम को, उतना ही लोड हमारे प्रोग्राम पे पड़ता है, उतना ही एग्जीक्यूशन टाइम लेता है, उतनी ही उसको मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये एक तरह से देखा जाए हमारा प्रोग्राम देखिए कितना शार्ट हो गया। जहाँ पे हम यहाँ पे 5 लाइन एक्स्ट्रा डिक्लेयर कर रहे थे, हमने 5 लाइन कोड लिखने से बच गए। अब हमने इसका इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन पे कर दिया है, और जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारा जो वेरिएबल है सब्जेक्ट, ये अपने इंडेक्स को खुद आइडेंटिफाई कर लेगा। ये फास्टली आइडेंटिफाई कर्ली ब्रेसेस के बाद से करना शुरू कर, जो भी वेरिएबल मिलता है इसको 0 1 2 3 4 इस कॉन्सेप्ट में ये ऑटोमेटिक अपने आप को क्या करता है, इनिशियलाइज कर लेता है। एक चीज़ का ये ध्यान हमेशा रखेंगे, अभी आपको दिमाग में ये आएगा कि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट 4 करके इनिशियलाइज कर दिया, और ये कैसे समझेगा यहाँ पे हमने 5 दिया है। तो क्योंकि यहाँ पे जब डिक्लेयर्ड ऑलरेडी 0 से किया जाए तो ये इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को काउंट करते हुए आगे बढ़ता है। और एक चीज़ हमने आपको पहले ही बताया है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वेरिएबल्स अगर हमें बताने हैं अपने प्रोग्राम में तो हम यही करेंगे, साइज ऑफ एरे -1 कर देंगे तो हमें एक्चुअल उसकी जो वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमारे पास साइज ऑफ एरे कितनी है, यहाँ पे 5 और हमने -1 किया, जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 4 मिल गया, जो एग्जैक्ट 4 डिजिट के सिंबल के तहत ही यहाँ पे वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी है इंडेक्सिंग में, ये भी समझ सकते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आया। सेकेंड मेथड में हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया, और जब हमें प्रिंट करना होगा तब हम क्या करेंगे कि इसको एक एक इंडेक्स को यहाँ पे हमें इस तरह बताना ही होगा। अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो उस तरह एरर देगा, क्योंकि एक एक वैल्यू को ट्रीट कर वो यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ टाइम तक इस लाइन को नहीं लिखना चाहते तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे लूप का यूज करेंगे, तब हम एक ही लाइन में इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सेकेंड मेथड ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन क्लियर हो गया हो। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। दैट इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू।